Hello student, welcome back to my channel. I am Kulapsha Siddiqui. I am here to teach you about the chapter 22 from class 11th, that is chemical coordination and integration. Before starting our lesson, I would like to request you all, please like and subscribe my video if you find anything important or informative in my video. So without wasting our much more time, let's start our lesson. So student, what does hormones means? Hormones होता क्या है? हॉर्मोन्स एक तरीके का नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है. नॉन न्यूट्रिएंट मतलब एक ऐसा केमिकल होता है जो हमको न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं प्रोवाइड करता है. ठीक है, न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता है तो फंक्शन क्या होते हैं इसको तो हम डील करते हैं. ये किसकी तरह वर्क करता है? मैसेंजर की तरह. हम लोगों को अगर एक दूसरे से आपस से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम किसका यूज़ करते हैं? वोकैबुलरी, बोलने का. ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी में अगर कोई सिग्नल आता है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है? वो रिस्पॉन्ड करता है कोई ना कोई मैसेंजर के थ्रू, केमिकल के थ्रू. तो हार्मोन्स भी क्या होते हैं? मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं. हमारे बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो गई, तुरंत कोई सिग्नल आएगा, वो बोलेगा देखो तुम्हारे बॉडी को ये सिग्नल, इसकी कमी हो गई है, ग्लूकोज की कमी हो गई है, तुम ये वाला हार्मोन सिक्रेट कर दो. फिर क्या होगा? ग्लूकोज हमारा बैलेंस हो जाएगा. तो ये काम होते हैं हमारे. ठीक है, ये क्या होता है? बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमारा रिलीज़ होता है. और फोर्थ पॉइंट क्या है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता है. एंडोक्राइन ग्लैंड मीन्स ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं. इनमें कोई भी डक्ट नहीं होते हैं और ये सीधे के सीधे क्या होते हैं? हमारे ब्लड में ही सिक्रीट हो जाते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक ग्लैंड के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे. आवर फर्स्ट ग्लैंड इज़ थायराइड ग्लैंड. व्हाट इज़ थायराइड? थायराइड ग्लैंड होता कहाँ है पहले हमको ये जानने की ज़रूरत है. हमारा ये पोर्शन होता है, ये क्या है? हमारा ट्रैकिया. तो ये हमारा ट्रैकिया पोर्शन है. यहाँ एक बटरफ्लाई शेप का क्या होता है? ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड. ये जो थायराइड ग्लैंड होते हैं इसके दो लोब्यूल्स होते हैं. देखिए, अगर आप देख सकते हैं, एक लोब्यूल्स ये हो गया, दूसरा लोब्यूल्स ये हो गया. और हर लोब्यूल्स के अंदर दो पैराथायराइड हार्मोन होते हैं. ये क्या है? हमारे पैराथायराइड जो छोटे छोटे बने हुए हैं. ठीक है, और दो लोब्यूल्स जो होते हैं, मान लीजिए ये दो लोब्यूल्स हैं, ये दोनों आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू होता है. ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको हम क्या कहते हैं? इस्थमस. क्या कहते हैं? इस्थमस बोलते हैं. तो आपको इसकी पोजीशन पता चली, स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है, तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, अगर हम इसको क्या कर दें, इसको इस तरीके से काट दें, ट्रांसवर्स सेक्शन काट दें, तो हमको कुछ इस तरीके का दिखेगा थायराइड. यहाँ पे क्या होते हैं? खूब ढेर सारे क्या होते हैं? ये जो मैं बना रही हूँ ये क्या होते हैं? थायराइड फॉलिकल्स होते हैं. क्या होते हैं? थायराइड फॉलिकल्स होते हैं. और बीच में ये सारे जो हम डॉट 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 ऐसे बना रहे हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोमल टिश्यू बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो हमारे थायराइड फॉलिकल्स हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? ये T3 और T4 हार्मोन को सिक्रीट करता है. T3 हमारा क्या है? ट्राई आइडोथायरोनिन. और T4 क्या है? थायरोक्सिन होता है या टेट्रा आइडोथायरोनिन हार्मोन. ठीक है, मेजरली यही T4 जो होते हैं ये एक्टिव हार्मोन होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं. ठीक है, तो ये थायरोक्सिन जो रिलीज़ हो रहा है T4, इसका मेजरली फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? इसका रोल होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट में. व्हाट डज बेसल मेटाबॉलिक रेट? मतलब हमारे बॉडी में जो भी कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, हम कुछ भी खा रहे हैं उसका डाइजेशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है. मेटाबॉलिज्म मतलब मेटाबॉलिज्म में दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म क्या होता है? किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना. एनाबॉलिज्म क्या होता है? किसी चीज़ को फॉर्म करना. तो हमारे बॉडी में दोनों चीज़ें होती हैं. हम जो भी खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन भी होता है, उससे कुछ ना कुछ बनता भी है. ठीक है, तो ये जो पूरा मेटाबॉलिज्म हो रहा है ये कौन रेगुलेट करता है? हमारा थायराइड ग्लैंड का हार्मोन जो कि थायरोक्सिन होता है. ठीक है, इसका दूसरा फंक्शन होता है कि ये हमारे बॉडी में वाटर और आयंस को भी बैलेंस करके रखते हैं. किसको कितना सिक्रीट होना है, कितना एब्जॉर्ब होना है. ठीक है, और अगर हम देखा जाए, ये हमने फंक्शन डील किया, इसकी पोजीशन डील की. अब अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में थायरोक्सिन का सिक्रेशन कम हो रहा है, ठीक है, थायरोक्सिन रिलीज़ कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा? हमारा एनलार्ज हो जाएगा और उसकी वजह से हमको गॉइटर होने लगेगा. गॉइटर डिजीज़ आप लोगों ने सबने देखी होगी. मेनली ये क्या होता है? थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन जो बनता है इसके लिए बहुत ज़रूरी आयोडीन होता है.
ठीक है। अगर आयोडीन क्या होता है हमारे बॉडी को नहीं मिलता है, इसकी वजह से क्या होता है थायरोक्सिन बनना कम हो जाता है। थायरोक्सिन बनना कम होता है तो थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो अगर डेफिशिएंसी हुई तो इसकी वजह से गॉइटर हो जाता है। गॉइटर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के नेक पे यहाँ स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग ऑफ नेक, घेंगा जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसी वजह से हो जाता है क्योंकि हम अपने डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी ले रहे हैं, मतलब हम आयोडीन ले ही नहीं रहे हैं, इसकी वजह से हमको ये बीमारी हो रही है गॉइटर, ठीक है। अगर क्या होता है थायरोक्सिन, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है वो क्या कर रही है, उसके अंदर थायरोक्सिन की कमी हो रही है, आयोडीन की कमी हो रही है, थायरोक्सिन बन ही नहीं पा रहा है, तो उसके पेट में जो बच्चा होगा, जो बेबी होगा, उसका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और जो बेबी होगा उसका मेंटल इंटेलिजेंस जो होगा, मेंटालिटी जो होगी, ये सारी चीज़ें क्या होगी, बहुत ही वीक होगी। और इसी डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं, क्रेटिनिज्म। और इसमें क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ भी होता है, मतलब उनकी बॉडी की ग्रोथ भी क्या हो जाती है, स्टंट मतलब रुक जाती है, ठीक है। तो अगर प्रेगनेंसी के टाइम में अगर डेफिशिएंसी हो गई तो अच्छे से बच्चा डेवलप और मैच्योर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर थायरोक्सिन इसका सिक्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बेसल मेटाबॉलिक रेट करेगा ज़्यादा। अगर हम कोई भी खाना खा रहे हैं वो ज़्यादा पच जा रहा है, ज़्यादा पच जा रहा है, तो क्या होगा, अगर मेटाबॉलिज्म अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा होगा तो बॉडी का वेट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म रेट की वजह से वेट और क्या होता है, कम होने लगता है। तो अगर थायरोक्सिन का सिक्रेशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो बॉडी वेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखते हैं, आप लोग देखते होंगे थायराइड जो होता है, थायराइड ग्लैंड से जो डिज़ीज़ होती है उसमें कुछ लोग एकदम फूल जाते हैं, ठीक है, बहुत मोटे हो जाते हैं, और कुछ लोग एकदम पतले होते रहते हैं। तो अगर सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, दुबले होते रहते हैं। लेकिन अगर क्या हो रहा है, सिक्रेशन अगर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो इसकी वजह से लोग क्या होते हैं, फूलते रहते हैं, ठीक है, मतलब बहुत मोटे होते रहते हैं, ठीक है। अगर थायरोक्सिन का सिक्रेशन अगर ज़्यादा हो गया है तो ये क्या करेगा, कैंसर कॉज कर देगा। ये जो हमारे थायराइड जो हमने ग्लोब्यूल्स बनाए हैं, फॉलिकल्स से बनाए हैं, ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा और साइज़ ग्रो करने लगेगी इसकी, ठीक है, सेल डिवाइड और ज़्यादा करने लगेगी और नोड्यूल्स फॉर्म कर देगा। इसकी वजह से हमको कौन सी डिजीज़ होती है, एक्ज़ोप्थेल्मिक गॉइटर, दूसरा ग्रेव्स डिजीज़ हो जाता है। इनमें क्या हो जाती है, आंखें जो होती है प्रोट्रूड आउट हो जाती है, मतलब बाहर की तरफ निकली हुई रहती है, आप कभी देखे होंगे थोड़ी बहुत निकली आंखें लगती हैं। और इसमें क्या हो जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम आगे डील करते हैं नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। अब हम डील करने वाले हैं पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में, ठीक है। तो आपने ये जो स्ट्रक्चर देखा था कि हमारे ट्रैकिया पोर्शन में बटरफ्लाई शेप का जो होता है, ये क्या होता है, हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। और इसके दो लोब्यूल्स होते हैं, एक ये, और एक लोब्यूल्स में क्या होते हैं, 1 पेयर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। तो देखिए 1 और 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड, 1 और 2 ये दूसरे लोब में होता है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन कहाँ होती है कि ये हमारे थायराइड ग्लैंड के लोब्यूल्स में पाए जाते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। और कहाँ होता है, बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। इसका फंक्शन होता है कि ये हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करके रखता है, मतलब मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ये जो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन है ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम को बढ़ा देता है, और बोन में क्या करता है, कैल्शियम को घटा देता है, इसके कंसंट्रेशन को। अगर कभी हो जाता है कि यहाँ पे बोन में हमारे क्या हो जाता है, कैल्शियम बढ़ गया है, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन कर लेगा और ब्लड में ले आएगा। ना ही सिर्फ बोन से, ये क्या करेगा, हमारे किडनी के यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उनसे भी क्या करते हैं, उन ट्यूब्यूल्स से भी क्या करते हैं, रीअब्सॉर्प्शन करके ये क्या करते हैं, ब्लड में कैल्शियम लेवल मेंटेन करके रखते हैं। मतलब इनका काम होता है कि ब्लड में कैल्शियम को ज़्यादा बढ़ाते हैं, बोन में हो गया, ट्यूब्यूल्स में हो गया, ये क्या करेंगे, वहाँ पे कैल्शियम लेवल को घटाते हैं। इनसे पैराथायरॉयड हार्मोन का जस्ट अपोजिट हार्मोन होता है कैल्सीटोनिन। अब ये कैल्सीटोनिन कहाँ से सिक्रेट होता है, आपने थायराइड ग्लैंड का हमने अभी इस ट्रांसफर सेक्शन बताया था, और यहाँ बताया था कि ये थायराइड फॉलिकल्स होते हैं और ये स्ट्रोमल रीजन है। तो इन्हीं स्ट्रोमल रीजन में क्या होते हैं, कुछ ऐसे करके सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पैराफॉलिक्यूलर सेल। क्या कहते हैं, पैराफॉलिक्यूलर सेल। तो ये हमारा क्या है, पैराफॉलिक्यूलर
सेल, और इस पैराफॉलिकुलर सेल से क्या होता है, हमारा कैल्सिटोनिन रिलीज़ होता है। इसका फंक्शन जस्ट इसके अपोजिट होता है। ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम करता है, वाइल बोन में कैल्शियम का लेवल क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, अब हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट हार्मोन की तरफ। अब हम डील करने वाले हैं नेक्स्ट एंडोक्राइन हार्मोन, जो कि हमारा क्या है, थाइमस। थाइमस की पोजीशन क्या होती है, ये हमारा, आपने हार्ट का अरोटा देखा है, हमने अभी फर्स्ट लेसन में सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे क्या होता है, ऊपर अरोटा होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके ये क्या होता है, हमारा अरोटा होता है। तो ये कहाँ होता है, वेंट्रल साइड ऑफ अरोटा, मतलब अरोटा के पीछे होता है। मतलब ये अरोटा है और ये नीचे हर्ट है ना, तो यहाँ पर होगा थाइमस पीछे। ठीक है, समझ में आया। और ये क्या होता है, स्टर्नम बोन जो होती है हमारी, स्टर्नम बोन कहाँ होती है, यहाँ रिब्स के बीच में होती है स्टर्नम बोन, इनके भी पीछे होती है, मतलब पीछे के साइड। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा थाइमस ग्लैंड की पोजीशन हमको पता चली कि ये वेंट्रल साइड ऑफ अरोटा, दूसरा बिहाइंड स्टर्नम होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब लोब्यूल्स ढेर सारे इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अब इनका फंक्शन अगर देखा जाए तो ये हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसी थाइमस के अंदर क्या होता है, हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टी लिम्फोसाइट होता है, इनका मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन होता है, मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम में ये हमको फंक्शन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है हमारा थाइमस, जो कि है थाइमोसिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। इस थाइमोसिन हार्मोन का फंक्शन होता है कि ये टी लिम्फोसाइट सेल्स, अभी मैंने जो बताया, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब उनको ऐसा कर देते हैं कि वो अपने फंक्शन को अटेन कर लें। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कोई ऐसा सेल जो अपनी फंक्शन एबिलिटी को गेन कर चुका है। ठीक है, मतलब वो अब काम करने के लायक हो गया है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट हो गया है ये। और क्या करता है, हमको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक सेल मीडिएटेड होती है, एक क्या होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है। तो अगर मान लीजिए कोई अगर एंटीजन आ रहा है, ठीक है, एंटीजन आ रहा है, तो वो क्या होगा, अगर टी सेल जो होता है उसको रिकॉग्नाइज़ करता है, पहचानता है, एमएचसी वगैरह का, ये बहुत आगे की बात है। लेकिन अगर टी सेल क्या करता है, उसको बस आप इतना समझिए कि टी सेल क्या कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, रिकॉग्नाइज़ करने के बाद क्या कर रहा है, उसको किल कर रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कोई भी एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं हो रही है, तो उसको हम कहेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जब कभी भी एंटीबॉडी नहीं सिक्रीट हो रही है एंटीजन के आने के बाद, और उसको हम उस एंटीजन को किल कर रहे हैं विदाउट सिक्रीटिंग एंटीबॉडी, तो ये हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो गया। बट अगर हम क्या करते हैं, उस एंटीजन को मारने के लिए अगर हम एंटीबॉडी सिक्रीट हो रही है हमारे बॉडी में, वो भी बी सेल के थ्रू, तो उसको हम लोग ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इसका फंक्शन होता है कि ये टी सेल को डिफरेंशिएट करता है और हमको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा ये क्या करता है, प्रमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। मतलब क्या करेगा, ये जो थाइमोसिन है ये क्या करेगा, हमारा टी सेल का डिफरेंशिएशन करेगा। टी सेल डिफरेंशिएट हुआ, ये जा करके किसको इंड्यूस करेगा, बी सेल को, और बी सेल क्या करेगा, एंटीबॉडी रिलीज़ करेगा। एंटीबॉडी जाएगा किसके पास, एंटीजन के पास, एंटीजन के पास जाने के बाद इसको किल कर देगा। और ये एंटीबॉडी बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं एंटीजन की तरह। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जब आप छोटे बच्चे होते हो तो क्या होता है, आपके अंदर थाइमोसिन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में रहता है, ठीक है, सिक्रीट होता रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप ओल्ड एज होते रहते हो ना, तो थाइमोसिन क्या हो जाता है, कम सिक्रीट होता है। इसीलिए ओल्ड एज आने पर क्या होती हैं, लोगों की इम्यूनिटी और वीक होती रहती है इन कंपेरिजन टू, मतलब यंग एज के बच्चों को देखिए या फिर मतलब बच्चों लोगों को देखिए। ठीक है, अब हम डील करते हैं नेक्स्ट हार्मोन। अब हम डील करने वाले हैं नेक्स्ट एंडोक्राइन हार्मोन, जिसको कहते हैं हम लोग पीनियल ग्लैंड। तो बच्चों, आपने ये देखा होगा कि आप एक ही समय पे क्या होता है, आपको नींद लगभग, अगर आप 10 बजे तक सोते होगे या 11-12 तक सोते होगे, तो आपको डेली अगर वैसे 11 जैसे ही 11 बजेगा आपको तुरंत नींद आने लगती है। और मॉर्निंग में अगर आपकी उठने की हैबिट 6 या 7 बजे है, तो आप तुरंत उस टाइम आपकी आंखें खुल जाती है। तो ये जो रिदम जो मेंटेन हो रहा है, ये किसकी वजह से होता है, ये हमारे पीनियल ग्लैंड पे जो एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, ये क्या करता है, इसी को रेगुलेट करके रखता है। मतलब ये क्या करता है, हमारे
बाईअर्नल रिदम, मतलब सुबह उठना और रात में सोना, इस रिदम को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। या इसको हम लोग और क्या कहते हैं, सर्काडियन रिदम भी बोलते हैं। ठीक है, बॉडी के हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तीसरा क्या करता है, ये पिगमेंटेशन, जिसके बॉडी में जितना ज़्यादा मेलाटोनिन होगा ना, उसकी स्किन क्या होगी, उतनी ही डार्क होगी। और जिसकी बॉडी में क्या होगा, मेलाटोनिन अगर कम होगा, वो उतने ही गोरे लोग होते हैं। ठीक है, और ये किसको रेगुलेट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी क्या करता है, रेगुलेट करके रखता है। नेक्स्ट हम डील करने वाले हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या होता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, अगर एक्सोक्राइन देखें तो ये क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह सिक्रीट कराता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टमक से जो एसिडिटी आ रही है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये हेल्प करता है ना, पीएच बढ़ाने का काम करता है। तो वो सब वहाँ पे ये एंजाइम सिक्रीट करता है। तो एक्सोक्राइन क्या करता है, ये एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है, सिक्रीट करता है। ठीक है, लेकिन ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये कहाँ होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अगर टीएस आप लोग देखेंगे तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एक पैनक्रियास में पाया जाता है। कुछ टिश्यूज़ होते हैं, वो क्या होते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 2 टाइप के सेल होते हैं, एक अल्फ़ा सेल, एक बीटा सेल। अल्फ़ा सेल कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन। बीटा सेल कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है, अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज क्या होगा, बढ़ गया, ठीक है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या हुई हमारे बॉडी में बहुत बढ़ गए, तो ये क्या करेगा, बोलेगा हमारे बॉडी को, अरे देखो तुम्हारे बॉडी में ग्लूकोज बढ़ गया है, तो तुम क्या करो, अब इंसुलिन सिक्रीट करो। क्यों, क्योंकि इंसुलिन का फंक्शन होता है कि ये अब हमारे ब्लड में क्या करेगा, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अगर बढ़ गई है तो उसको कम कर देगा। कैसे कम कर, और ये जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब कम, डिक्रीज, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में कम है। ये कैसे करता है, ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब हमारे मतलब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये क्या करेगा, जितने भी ग्लूकोज हमारे ब्लड में है ना, उसको क्या करेगा, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेनेसिस कर देगा, मतलब उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। और इसी प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन मतलब जेनेसिस मतलब क्या होता है, सिंथेसिस, और ग्लाइकोजन की जेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करा देता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है, अगर हमारे बॉडी में क्या हो गया, अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, तो इसका फंक्शन होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, फंक्शन क्या है, ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, कैसे करता है, जितनी भी हमारे बॉडी ब्लड में या बॉडी में क्या होता है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, लीवर के अंदर होता है, तो वहाँ पे जा कर के क्या करेगा, ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कर देगा। और ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या करेगा, फिर से नियोजेनेसिस मतलब फिर से क्या कर रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या बढ़ा देता है। ठीक है, जब क्या होगा, ये हार्मोन ग्लूकागॉन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगेगा, तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इतना ब्लड में ग्लूकोज का सिक्रेशन हो जाएगा कि वो क्या हो जाएगा, अब यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होने लगेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जब आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। जब क्या होता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है और यूरिन में भी ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। अब हम डील करने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। आपने किडनी देखा होगा, तो किडनी अगर हमारी ऐसे होती है तो किडनी के ऊपर एक क्या होता है, ग्लैंड पाया जाता है, जिसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी के एंटीरियर पार्ट पे होता है। कहाँ होता है, ये एंटीरियर पोर्शन होता है, इसी जगह होता है। ठीक है, तो अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये अगर इसका हम टीएस ऐसे ट्रांसफर सेक्शन अगर हम लोग काट दें, तो हम देखेंगे कि मान लीजिए ये, तो ऊपर के जो पोर्शन होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोर्टेक्स बोलेंगे, और फिर नीचे जो होते हैं उसको मेडुला बोलते हैं। मतलब अगर हम देख रहे हैं, बाहर वाली लेयर को क्या कहते हैं, कोर्टेक्स, ये एड्रिनल ग्लैंड है तो इसको हम लोग कोर्टेक्स बोलेंगे, अंदर क्या कहेंगे, मेडुला बोलेंगे। ठीक है, तो एड्रिनल का जो कोर्टेक्स वाला रीजन होता है वो किस में डिवाइड होता है, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलाटा और जोना ग्लोमेरुलसा। मतलब क्या करेगा, मतलब जो सबसे ऊपर जो लेयर होगी वो क्या होगी, जोना, ये क्या होगी हमारी, जोना ग्लोमेरुलसा, और जो मिडिल वाली लेयर होगी ये क्या होगी हमारी, जोना फेसिकुलाटा, और
और इनर जो लेयर होगी एड्रिनल कॉर्टेक्स में उसको हम क्या कहेंगे, ज़ोना रेटिक्युलरिस। ठीक है, तो सबसे पहले आउटर लेयर कौन सी आती है, ये आउटर होगी ज़ोना ग्लोमेरुलोसा। पेसिक्युलाटा क्या हो जाएगी, मिडिल लेयर हो जाएगी हमारी, और इनर लेयर में हमारा क्या आ जाएगा, रेटिक्युलरिस हो जाएगा। और इसके नीचे ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये क्या होगा, हमारा एड्रिनल का मेड्यूला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है इसका फंक्शन होता है, पहले हम मेड्यूला के ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेड्यूला क्या होता है, हमारा सिक्रीट कराता है एड्रेनलिन, और दूसरा कौन सा हार्मोन सिक्रीट कराता है, नॉर एड्रेनलिन। दोनों के दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, कैटेकोलमाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये कैसा हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन या इमरजेंसी। मतलब अगर आप लोग देखेंगे कभी भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, आपका रिजल्ट निकलने वाला है, तो आपको मतलब कुछ मिनट पहले क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, आप एक्साइटेड हो जाते हो। ठीक है, तो ये फाइट और फ्लाइट, या फिर अगर हुआ कभी आप जा रहे हो, डॉगी आपको दौड़ा दिया, तो उस टाइम क्या होगा, आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो फाइट और फ्लाइट की ही भी मतलब इस कंडीशन में भी क्या होता है, ये हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो उस टाइम सिक्रीट होगा, इमरजेंसी पड़ के आपको भागना है तो उस टाइम रिलीज़ होगा। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, स्वेटिंग बढ़ जाती है, मतलब पसीने ज़्यादा निकलने लगते हैं, अलर्ट हम ज़्यादा हो जाते हैं। पाइलो इरेक्शन मतलब हमारे जो हेयर्स होते हैं हैंड के, वो क्या हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और हार्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रेस्पिरेशन रेट आप देखते हो जब भाग रहे होते हैं तो क्या होता है, ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या होता है, ब्रेक डाउन ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर ये ऐसे स्ट्रेस की कंडीशन में है, ग्लूकोज की ज़्यादा से ज़्यादा हमको बॉडी चाहने लगता है कि ग्लूकोज उसको ज़्यादा मिले, तो इसीलिए वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाता रहेगा। ठीक है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होने लगती है। ठीक है, ग्लूकोज क्या होगा हमारे ब्लड में, इसकी वजह से क्या होगा, बढ़ जाएगा, और लिपिड और प्रोटीन की भी लाइसिस होने लगती है ताकि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। फिर अब हम देखेंगे ये कोर्टेक्स के हार्मोन देखें, तो कोर्टेक्स क्या करता है, रिलीज़ करता है कोर्टिकॉइड्स हार्मोन, दूसरा क्या है, अल्डोस्टेरॉन हार्मोन। कोर्टिकॉइड हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब उसको ब्रेक डाउन, इसका कैटाबॉलिज्म करता है, मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करता है, और एनाबॉलिज्म मतलब फंक्शन, मतलब उसको फॉर्मेशन भी करता है कार्बोहाइड्रेट का। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स भी इसको बोलते हैं। वही अल्डोस्टेरॉन जो है इसको हम लोग मिनरलोकोर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये मिनरल्स को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है, जैसे हमारे वाटर हो गए और आयंस हो गए, इनको बैलेंस करके रखता है। ठीक है, कंसंट्रेशन को। और इसको ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस करके रख रहा है, मेंटेन करके रख रहा है इसकी कंसंट्रेशन को। तो ये क्या कराता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, मतलब सारे जितने भी लिपिड, प्रोटीन होंगे और ग्लाइकोजन होंगे, इनको तोड़ तोड़ के ये क्या करेगा, फिर से ग्लूकोज बनाने लगेगा, इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। लिपोलाइसिस मतलब लिपिड को तोड़ तोड़ के क्या करेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने लगेगा। प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन को तोड़ करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। मेंटेन करेगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हमारे मेंटेन करके रखता है, और एंटी इन्फ्लामेटरी भी क्या होता है, इसका फंक्शन होता है। अब हम डील करने वाले हैं टेस्टिस के बारे में और ओवरी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओवरी के बारे में। तो ओवरी हमारा कहाँ होता है, एब्डोमिनल रीजन में होता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट कराता है, एस्ट्रोजन, दूसरे हार्मोन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज़ होता है, ओवेरियन फॉलिकल से रिलीज़ होता है, वो भी ग्राफियन फॉलिकल्स में। आपने कभी क्लास 10th में इस तरीके का डायग्राम देखा होगा। ओवरी का अगर ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो यहाँ पे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स बनता है, फिर एंट्रम्स वगैरह बनते हैं, फिर क्या बनता है हमारा, ग्राफियन फॉलिकल्स बनता है। ठीक है, इनमें 2 लेयर आ जाती हैं ग्राफियन फॉलिकल्स में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल से क्या होता है, हमारा एग रिलीज़ होता है 14 डेज़ पे। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगर जो बचा कुचा होता है, मतलब एग रिलीज़ हो गया, उसके बाद जो रेमनेंट बचे होते हैं वो क्या मिल करके बनाते हैं, हमारे कॉर्पस ल्यूटियम बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल्स होता है, इन्हीं फॉलिकल्स से क्या होता है, हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्या क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो सकते हैं, जैसे फीमेल में हो गया हमारा मेमोरी ग्लैंड का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आ जाएंगी। ठीक है, अब क्या होता है, हमारा फॉलिकल्स को ग्रो भी कराता है, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, तो ये फॉलिकल्स को ग्रो कराने का भी काम करता है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट भी कराता है, और फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोजेस्टेरॉन अगर हम लोग देखें तो ये क्या होता है, हमारा
कॉर्पस ल्यूटेम, अभी पता है ना ग्राफेन फॉलिकल से एग रिलीज हो जाता है, तो जो बचता है वो क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटेम बना लेता है। तो कॉर्पस ल्यूटेम से ये सिक्रीट होता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। मतलब अगर 14 डेज़ पे क्या होता है, अगर हमारा एग रिलीज़ होता है तो 14 डेज़ के बाद क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटेम जो बन गया है, अब अगर प्रेगनेंसी है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो ये क्या करेगा, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए होता है। क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ में अगर आप लोग देखेंगे तो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। और ये क्या करेगा, मेमोरी ग्लैंड पे भी एक्ट करेगा। मेमोरी ग्लैंड में क्या करेगा, ब्रेस्ट में अल्वेओली का फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, ताकि मिल्क का सिक्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, फॉर्मेशन भी ज़्यादा हो, ठीक है। अब हम डील करने वाले हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस कहाँ होता है हमारा, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है, इसको स्क्रोटल सैक बोलते हैं। ये भी एब्डोमेन एरिया में होता है। अगर हम टेस्टिस का, अगर हम लोग टीएस कभी आपने देखा होगा, क्लास 10th में अगर पढ़ा होगा, तो यहाँ क्या होते हैं, ऐसे सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे करके, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। और बीच बीच में कुछ टिश्यूज़ यहाँ पे ऐसे ऐसे पाई जाती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, लीडिक सेल, क्या कहते हैं, लीडिक सेल या इंटरस्टाइशियल सेल भी बोलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का इसका फंक्शन क्या होता है कि यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का। लीडिक सेल जो होता है इसको इंटरस्टाइशियल सेल भी बोलते हैं। ये जो लीडिक सेल है ये इसको इंटरस्टाइशियल सेल भी बोलते हैं, स्ट्रोमा में पाया जाता है। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये क्या होता है, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, मतलब मेल के जितने भी एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है, जैसे एपिडिडाइमस हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेशन करने के लिए कौन होता है, वॉस डिफरेंस, वॉस एफरेंस हो गया, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट या मैच्योरेशन करता है। स्टिमुलेट करता है मसल्स ग्रोथ। अब देखते हैं मेल्स में क्या होता है, मसल्स ग्रोथ ज़्यादा होती है तो उसको स्टिमुलेट करता है। फेशियल और एक्सिलरी हेयर को करता है। एग्रेसिवनेस ज़्यादा होती है मेल में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और क्या होता है, मेल्स में क्या होती है, लो पिच आवाज़ ज़्यादा होती है, भारी आवाज़ होती है ना, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए होता है, मेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए होता है। तो ये रही बात हमारी टेस्टिस और ओवरी के बारे में। अब हम डील करने वाले हैं नेक्स्ट हार्मोन के बारे में। अब हम डील करने वाले हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस हमारा कहाँ होता है, बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफ्लॉन। डाइनसेफ्लॉन हमारे कहाँ होता है, फोर ब्रेन में होता है। तो फोर ब्रेन के डाइनसेफ्लॉन के बेसल रीजन, मतलब बेस वाले रीजन पर होता है, ठीक है। इनमें कुछ न्यूरो सेक्रेटरी सेल होते हैं, मतलब न्यूरोन सेक्रेटरी सेल होते हैं। और ये क्या करता है, कुछ हार्मोन रिलीज़ करता है, जैसे कि हमारा क्या होगा, रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है, वो कहाँ जाएगा, हमारे पिट्यूटरी के ग्लैंड के पास जाएगा। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करेगा। स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसी ऑर्गन के पास जाएगा और रिलीज़ कराएगा हार्मोन। मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ये हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करेगा। कौन सा हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन कहाँ जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाने के बाद कौन सा हार्मोन रिलीज़ कराएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट कराएगा। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ जाएगा, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। ग्लैंड के पास जाने के बाद क्या करेगा, कौन सा हार्मोन रिलीज़ कराएगा, थायरॉक्सिन। और ये क्या करेगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट को हमारा रेगुलेट करने लगेगा। तो आपको समझ में आया, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन सिक्रेट हुआ, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। कहाँ गया, पिट्यूटरी, वहाँ से कौन सिक्रेट हुआ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर कहाँ गया, थायराइड ग्लैंड, वहाँ से क्या सिक्रेट हुआ, थायरॉक्सिन। अब ये जाएगा टारगेट जगह जहाँ जाना है वहाँ जाके फंक्शन करेगा। इनहिबिटिंग हार्मोन क्या होता है, मान लीजिए हाइपोथैलेमस क्या करता है, कोई हार्मोन सिक्रेट करता है, जैसे एग्जांपल में हो गया गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन, इसको हम लोग सोमैटोस्टैटिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट कर देगा, मतलब रोक देगा कि तुम अपने हार्मोन को सिक्रेट नहीं करो। तो ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट नहीं करेगा, इसीलिए डॉर्फिज्म हो जाता है। समझ में। तो इनहिबिटिंग हार्मोन का मतलब होता है वो जाएगा किसी ऑर्गन के पास और उसको इनहिबिट कर देगा कि तुम अब अपना फंक्शन नहीं करो, अपना हार्मोन सिक्रेट नहीं करो, ठीक है। ये रही बात, आगे हम डील करते हैं। अब हम डील करते हैं, मान लीजिए ये जो रीजन है हमारा क्या है, हमारा ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। ये कौन सा रीजन है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये क्या है हमारा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस ये रीजन है हमारा। तो हाइपोथैलेमस के पास यहाँ पे, थैलेमस के पास
यहाँ पे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन होते हैं जो कि क्या करता है, अपने हार्मोन्स को क्या करता है, डायरेक्टली न्यूरोलेशन रेगुलेशन के थ्रू क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पोर कर देता है। किसके थ्रू? हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियो ट्रैक के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, डायरेक्ट न्यूरोलेशन रेगुलेशन होता है। किसके थ्रू? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक के थ्रू। अब यहाँ क्या होता है, अगर हम लोग देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी में, मान लीजिए ये हार्मोन है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, मान लीजिए यहाँ पे हार्मोन है, तो हार्मोन से क्या होगा, हाइपोथैलेमिक ये न्यूरॉन है, इससे क्या होगा, हार्मोन ओरिजिनेट होगा। ठीक है, तो हार्मोन यहाँ से क्या होगा, ये हमारे सेल बॉडी वाले रीजन है, यहाँ पे कुछ डेंड्राइट्स होते हैं, आपको यहाँ पता होगा। ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन क्या है, सेल बॉडी है। ये जो ट्रैक दिख रहा है, ये क्या है, हमारा एक्सॉन वाला रीजन है। तो हार्मोन का जो सिग्नल है वो कहाँ जाएगा, हमारा यहाँ इस एक्सॉन के पास जाएगा। एक्सॉन के पास जाने के बाद फिर यहाँ पे क्या आएगा, हम लोग जैसे एक्सॉन देखे हैं, ये हमारा क्या होता है, सेल बॉडी। ये क्या है, हमारा एक्सॉन है। एक्सॉन के बाद यहाँ पे क्या होते हैं, नर्व एंडिंग होते हैं ना, ये सारे क्या है, हमारे नर्व एंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे। नर्व एंडिंग के पास जाने के बाद क्या होगा, ये कहाँ पे, इस यहाँ पे कुछ केमिकल सिक्रेट करेगा, जो कि कौन रिसीव करेगा, पोर्टल वेन के कुछ रिसेप्टर इसको क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। तो यहाँ इस पोर्टल वेन में आने के बाद ये क्या करेगा, अब यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी पे आने के बाद ये क्या करेगा, अपने फंक्शन को रेगुलेट करेगा, हार्मोन्स वगैरह को सिक्रेट कराएगा एंटीरियर पिट्यूटरी वाले को। होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ हो। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बताती हूँ कि पोस्टीरियर वाले के लिए यहाँ पे हाइपोथैलेमिक जो न्यूरॉन है वो क्या करेगा, डायरेक्ट न्यूरोलेशन करेगा। किसके थ्रू? हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियो ट्रैक के थ्रू। लेकिन बट यहाँ पे एंटीरियर वाले में क्या होता है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन आया, वो कहाँ पे जाएगा, हमारा सबसे पहले सेल बॉडी जाएगा, वहाँ से एक्सॉन में आएगा, एक्सॉन से नर्व एंडिंग आएगा, यहाँ पे कुछ सिक्रीट करेगा, फिर उसको रिसीव करने वाले कौन होते हैं, पोर्टल वेन होते हैं। पोर्टल वेन के थ्रू होते हुए वो कहाँ आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा और यहाँ आकर के अपना हार्मोन रिलीज़ करा के फंक्शन कराएगा। ठीक है, अब हम डील करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा एक बोनी कैविटी में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीला टर्सिका। एक बोनी कैविटी होती है, उसके अंदर ही क्या होता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो ये जो बोनी कैविटी है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सीला टर्सिका बोलेंगे। ये क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, मान लीजिए ये क्या है, हमारा हाइपोथैलेमस है, इसको ये स्टॉक, एक स्टॉक के थ्रू क्या होता है, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है किससे, हाइपोथैलेमस। मतलब ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, दोनों एक स्टॉक के थ्रू क्या होते हैं, अटैच होते हैं, STALK। ठीक है, स्टॉक के थ्रू। अभी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये हमारा डिवाइड होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। यहाँ पे हम लोग देखे थे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता था हमारा, ये हमारा क्या होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस के थ्रू क्या होता है, हमारा न्यूरो हाइपोफाइसिस भी इसको कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट न्यूरोलेशन होता है ना यहाँ पर, और यहाँ पे क्या होता है, पोर्टल वेन के थ्रू क्या होता है, हमारा पूरा आता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी में, तो इसीलिए इसको हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम लोग पार्स नर्वोसा बोलते हैं, और या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारा कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। अब इसके फंक्शन को हम डील करने वाले हैं। फिर एडिनो हाइपोफाइसिस के दो मेजर पोर्शन होते हैं, एक पार्स डिस्टालिस होता है, एक पार्स इंटरमीडिया होता है। जैसे हमारे न्यूरो हाइपोफाइसिस का ये पार्ट है ना, पार्स नर्वोसा, जिसको हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, वैसे ही एडिनो हाइपोफाइसिस के दो मेजर पोर्शन होते हैं, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस को हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, और इंटरमीडिया कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और पार्स डिस्टालिस कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हम 1 बाय 1 इन सारे के फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं, इन हार्मोन्स के। अब हम डील करने वाले हैं, ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी हैं, इनके ये हार्मोन है। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, बॉडी की ग्रोथ कराता है। ठीक है, तो नाम से ही लग रहा है ग्रोथ करा रहा है। अगर बच्चों में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग गाइगेंटिज्म बोलेंगे, मतलब उनकी हाइट्स बहुत ज़्यादा होंगी। अगर बच्चों में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन कम हो जाए तो उसको डॉर्फिज्म बोलते हैं, मतलब उनकी हाइट क्या होगी, शॉर्ट होगी। ठीक है, लेकिन एडल्ट में क्या हो जाएगा, अगर ये ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, तो ये कौन सी डिजीज़ कॉज करेगा, एक्रोमीगली कॉज करेगा।
ठीक है। फिर हम डील करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन को, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन। तो इनका फंक्शन क्या होता है कि ये मेमोरी ग्लैंड में क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं मेमोरी ग्लैंड के फॉलिकल्स वगैरह को, और इसको क्या करता है, ये मिल्क का सिक्रेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, थायरोक्सिन रिलीज़ करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी मेंटेन करके रखता है। फिर हम डील करने वाले हैं एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के कौन से हार्मोन होते हैं हमारे, एक ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है, एक मिनरेलोकोर्टिकोइड होता है। तो दोनों के बारे में हम लोग पहले ही डील कर चुके हैं। तो ये कौन से हार्मोन वो सिक्रेट कराते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन, जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरेलोकोर्टिकोइड किस, ठीक है। फिर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो ये गोनाडल एक्टिविटी के लिए मेजरली परफॉर्म करते हैं, फंक्शन होता है। अगर मेल में देखेंगे, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरॉन रिलीज़ कराता है। और टेस्टोस्टेरॉन के क्या क्या फंक्शन होते हैं एसएससी कैरेक्टर में और सेकेंडरी कैरेक्टर वगैरह में कैसे डेवलप कराता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले डील कर चुके हैं अभी। तो ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरॉन को सिक्रीट कराता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन क्या होता है कि ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्लस टेस्टोस्टेरॉन दोनों मिल करके स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। अब फीमेल में क्या होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, 14 डेज़ पे जो ग्राफियन फॉलिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रप्चर होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, एग हमारा मैच्योर एग रिलीज़ होता है। तो एलएच क्या होता है उस टाइम बहुत बढ़ जाता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फीमेल्स में। तो एलएच का फंक्शन ही होता है कि ये एग को रिलीज़ करता है, मैच्योर एग को, किससे, ग्राफियन फॉलिकल्स में, ठीक है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, अब ओवेरियन जो फॉलिकल्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे प्राइमरी बन रहा है, फिर सेकेंडरी बन रहा है, ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है, फिर उसके बाद हमारा कॉर्पस ल्यूटेम, फिर कॉर्पस एल्बिकन, ऐसे करके पूरी सारी चीज़ें बन रही है ना। तो ये कौन करा रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन करा रहा है। अब हम डील करने वाले ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी का जो पार्ट था, पार्ट्स इंटरमीडिया, उससे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होता है। और इसका मेजरली फंक्शन होता है पिगमेंटेशन में। जितने डार्क स्किन वाले जो ह्यूमंस होंगे, मतलब ब्लैक कलर के होंगे ह्यूमन, काले होंगे, उनमें क्या होगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा होगा। जितने गोरे होते हैं उनमें क्या होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होगा, उतना ही कम होगा। और हम डील करने वाले हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है और वैसोप्रेसिन रिलीज़ होता है। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या होता है, ये पार्चुरेशन के टाइम में हेल्प करता है। मतलब जब बेबी का बर्थ होता है, डिलीवरी होती है, तो उस टाइम में क्या होते हैं, कुछ स्मूथ मसल्स जो होते हैं यूटेरस के, स्मूथ मसल्स होते हैं कहाँ के, हमारे यूटेरस के, ठीक है। उसको ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। मतलब क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करेगा ताकि बेबी क्या हो, मतलब डिलीवर आउट हो जाए, ठीक है। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की हेल्प करता है। मान लीजिए ये जो हमारा यूटेरस का पोर्शन है, तो उसको यहाँ की मसल्स को ये क्या करेगा, रिलैक्स कराता है, ताकि क्या हो, बेबी यहाँ से क्या हो जाए, फिर डिलीवर आउट हो जाए, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, मिल्क रिलीज है। मिल्क रिलीज है मतलब ये क्या करेगा, मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन कराएगा और उससे क्या होगा, मिल्क का सिक्रेशन कराएगा, ठीक है। और वैसोप्रेसिन का अगर हम फंक्शन देखें, इसको हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। इसका मेजरली फंक्शन होता है, ये किसके ऊपर एक्ट करता है, किडनी के ऊपर हमारे। और किडनी का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर और आयंस को। किसको रीअब्जॉर्ब करता है, वाटर और आयंस को रीअब्जॉर्ब करता है। आपने ये देखा होगा, यहाँ पे क्या होता है, हमारा ग्लोमेरुलस होता है और बाहर क्या होता है, हमारा बाउमन कैप्सूल होता है। और उससे क्या होता है, डीसीटी पीसीटी जाता है और यहाँ क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है। ये क्या होता है, डिस्टल ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है और ये क्या होता है, हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इन सब जगह क्या होता है, हमारा पानी का और आयंस का क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन होता है ना। तो ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये क्या करता है, इन्हीं वाटर और आयंस को रीअब्सॉर्ब कराने का काम कराते हैं, ठीक है। और मान लीजिए अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन का डेफिशिएंसी हो गया, ठीक है, क्या हो गया, डेफिशिएंसी हो गया, तो हमारा किडनी जो रहेगा वो काम करना क्या करेगा, बंद कर देगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसका काम मेजरली क्या था, रीअब्सॉर्प्शन करना। जब यही काम नहीं करेगा तो रीअब्सॉर्प्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी, डिहाइड्रेटेड, मतलब हमारी बॉडी में पानी की कमी होने लगेगी, आयंस की कमी होने लगेगी। इसकी वजह से क्या होगा, सारी चीज़ें, चाहे पानी हो गया, आयंस हो गया, ग्लूकोज हो गया, सब के सब क्या होगा, यूरिन के थ्रू क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होने लगेगा। अगर ऐसा होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिटस कहते हैं, ठीक है। इससे हम लोग को ये डिजीज़ हो जाती है। अब हम इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक डील करने वाले हैं, जो कि क्या है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन, ठीक है। हार्मोन कैसे मैकेनिज्म करता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा क्या है, ये हार्मोन है, ये क्या है, हमारा
ये हार्मोन है, ठीक है। तो हार्मोन जिस चीज़ से बाइंड करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसेप्टर। क्या कहते हैं, रिसेप्टर। तो रिसेप्टर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक क्या होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर होते हैं, ठीक है, और एक क्या होते हैं इंट्रा सेलुलर। ये कैसे रिसेप्टर हैं, ये रिसेप्टर हमारे कैसे हैं, इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर, नाम ही देखिए सेलुलर, ठीक है, मतलब सेल के अंदर, इंट्रा, एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो हार्मोन जो होते हैं, अगर कोई हार्मोन अगर आ रहा है और वो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, तो अगर ये पोलर हो तो भी चलेगा, क्योंकि बाहर बाइंड कर रहा है, और बाहर क्या है, सेल के बाहर पूरा वाटर हमारा फिल है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अगर पोलर हार्मोन्स आ रहे हैं और वो बाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ बाइंड करेगा, और हार्मोन्स जो होता है सेल के अंदर एंट्री नहीं करता है, वो क्या करता है, यहाँ मैसेज का पास होता है। जैसे क्या होता है, एक पर्सन आया, वो दूसरे पर्सन से बोला देखो तुम्हें ये काम करना है, तो वो जा करके दूसरे पर्सन से बोलेगा, फिर दूसरा तीसरे पर्सन से बोलेगा, ऐसे से करके यहाँ काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पहला पर्सन आया, आने के बाद रिसेप्टर पे बाइंड किया, हार्मोन क्या किया, बाइंड किया, बाइंड करने के बाद अंदर नहीं आया, इसी जगह बाइंड किया हुआ है, और यहाँ पे किसी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा और सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट कर देगा। सेकेंडरी मैसेंजर मतलब जो आगे जा कर के सेकेंडरी सिग्नल को जनरेट मतलब जो भी सिग्नल ये लेकर के आया है उसको वो क्या करे, सेकेंडरी सिग्नल को क्या करे, वो पास कर दे आगे, ठीक है। तो फिर ये सेकेंडरी सिग्नल मैसेंजर को एक्टिवेट करेगा, ये फिर उसके बाद क्या होगा, बायोकेमिकल प्रोसेस जो भी काम करने के लिए आया वो काम करेगा और रिस्पॉन्स दे देगा। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे ये काम हो रहा है। लेकिन अगर क्या होते हैं हार्मोन, अगर नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर मतलब हमारे जो कि क्या करते हैं, नॉन पोलर हैं मतलब वाटर से इंटरैक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो ऐसे हार्मोन क्या होते हैं, सेल से अंदर आ जा सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, कुछ इस तरीके की होती है ना, बाहर क्या होता है हमारा पोलर होता है, और अंदर क्या होता है, ये हमारा पोर्शन क्या है, पोलर रीजन होता है, ये भी पोलर होता है, और अंदर क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो ये तो वाटर से इंटरैक्ट कर लेगा, ये भी कर लेगा, बट ये करेगा, ये नहीं करेगा। तो अगर किसी मॉलिक्यूल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करके अंदर आना पड़ता है तो उसको नॉन पोलर होना ज़रूरी है। तो अगर ये नॉन पोलर है तो ये सेल के अंदर आ जाएगा, और सेल के अंदर जो रिसेप्टर होंगे उसको इंट्रा सेलुलर होगा, और यहाँ आने के बाद ये अपना काम कर सकता है, जीन एक्सप्रेशन करेगा, जैसे DNA से mRNA बनेगा, mRNA से प्रोटीन होगा और रिस्पॉन्स करेगा। तो यहाँ यही सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू फाइंड रियली इफ़ यू लर्न फ्रॉम माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। आप लोग वीडियो तो देख रहे हो बट लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कीप सपोर्टिंग मी।